तो हम चर्चा कर रहे थे कि साटो बार और काटो बार में क्या डिफरेंस है। तो अगर यहाँ पर मानसी अगर देखोगे तो सामने में एक येलो कलर का लाइन है और दूसरा वाइट है। ठीक है। तो ये येलो होता है वहां से लॉन्च होता है क्योंकि उसका रैंप है ना एक डिग्री पर है, मतलब एक्यूट एंगल में, लेकिन वो ऊपर है, 180 से ऊपर है। हम्म। तो ऊपर लॉन्च होता है वहां, और दूसरा जो इस तरफ लाइन है इस पर लैंड होता है। ये तो समझ में आ गया। ठीक। तो जब लॉन्च जब करते हैं तब उसके पीछे में अब इतना छोटा होता है, करीब 300 मीटर के आसपास होता है। तो 300 मीटर में इतना हेवी जेट का लॉन्च कैसे हो सकता है? हम्म। उसे के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। तो यस। फिर क्या होता है कि जब व्हील होता है ना, नीचे व्हील, उसके नीचे में ना एक एक हुक रहता है, हुक। और वो मेटेलिक हुक होता है। तो मेटेलिक हुक जो इसके जो रोड है, रोड के नीचे में डेक होता है। डेक के अंदर में आपका एक प्रेशर गैस चैम्बर होता है जो हुक को टानता है। उसके कारण इतना स्पीड क्रिएट, मोमेंटम क्रिएट होता है कि एरोप्लेन का जो फाइटर जेट का स्पीड 240 से 400 तक पहुंच जाता है। वो यहाँ तक आते आते कोना तक। इसको बोलते हैं कार्ट ओवर। तो यही है। इसमें अच्छा, औशिक ठीक है। ये होता है थैंक यू। ना, मतलब काटो बार और स्टो बार में कि कैटापुल्ट हो गया, कैटापुल्ट हो गया, कैटापुल्ट असिस्टेड में वही हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। कैटापुल्ट असिस्टेड, कैटापुल्ट है ना, देखते हो ना कैटापुल्ट क्या होता है, असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड लैंडिंग। तो उसी को अरेस्ट लैंडिंग में भी समय में काम काम आता है काटोबर और स्टार्टोबर। तो स्टार्टोबर होता है वो बेसिकली लॉन्चेस एंड रिकवर्स एयरक्राफ्ट फ्रॉम द डेक, नहीं, एक में लेकिन तो लेस वर्टिकल एक्सपेंसिव होता है। लैंडिंग होती है और नहीं, वो एक में आई डिफरेंट है। थिंक अच्छा। वर्टिकल लैंड डिफरेंट हो गया, वो तो विमान का ना, F-35 अलग से फाइटर जेट है जो वर्टिकल लैंड करता है। बाकी कोई भी हम्म। जेट अभी नहीं है जो वर्टिकल लैंड करता है। बाकी सबको काटोबार यूज किया था। तो हर एक जो जो है एयरक्राफ्ट कैरियर सब काटोबार है, यूएस का। अपना नहीं। अपना अपना जो स्टो है बार वो साटोबार है, हाँ। क्योंकि पुराना है ना एयरक्राफ्ट, हम लोग बाहर से लिए, बनाया अभी खुद तो से नहीं। अपने यहाँ क्या एक भी नहीं है, मतलब काटो बार? नहीं, दो ही है ना एयरक्राफ्ट कैरियर, तो दोनों में नहीं है। यूएस तो वो पहले से बनाते आ रहा है, 1960 से बना रहा है वो। और उसका जो एक एक जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो 1 लाख टन से ऊपर। अपना 45 50 के आसपास है। और 1 लाख करोड़ का एक है एयरक्राफ्ट कैरियर, 1 लाख करोड़ का। तो फिर कैसे कंपेयर कर सकते हैं? तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि क्या क्या स्कीम्स है। टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट फंड हो गया। इनोवेटिव इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, आईडेक्स। इंडियनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, NIAO, नेवल इनोवेशन इंडियनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। और स्प्रिंट चैलेंजेस। तो स्प्रिंट बेसिकली ये आत्मनिर्भर का बात करता है। एक सेकंड, सर्च करने के बाद मानसी इसको, हाँ वही बात है। ओके। स्प्रिंट चैलेंजेस आर एम्ड एट टू बूस्ट यूजेस ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इन द इंडियन नेवी। और 75 टेक्नोलॉजीज को अभी तक में डेवलप किया गया। तो ये सब इंस्टीट्यूशन का नाम है, इसको लिख लेना चाहिए। आईडेक्स हो गया, R&D थ्रू इनोवेशन ऑफ डिफेंस एक्सीलेंस, आईडेक्स। NIAO, DIO, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। और फिर TDAC। तो इसको हम लोग आंसर में लिख सकते हैं कि ये सब ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करता है इंडिया R&D इन द नेवी, और हम लोग कैसे आत्मनिर्भर की तरफ पहुंच सकते हैं। तो प्रोजेक्ट 75 आई क्या है औशिक? 75 इज आई इज रिलेटेड टू द न्यूक्लियर सबमरीन। ठीक है, तो इंडियन नेवी का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है कि 75 साल अमृत भारत, तो 75 75 आई इंडिजनाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ सबमरीन टेक्नोलॉजी। निवाय ग्रुप 100% ये आत्मनिर्भर। और इंडिया में पहली बार न्यूक्लियर सबमरीन बना चुके हैं हम लोग, इंडिजिनस। तो न्यूक्लियर सबमरीन दो टाइप का होता है। एक होता है डीजल इलेक्ट्रिक, एक होता है न्यूक्लियर सबमरीन। तो दोनों सबमरीन में आप न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हो। ठीक है। लेकिन बस फर्क ये है कि न्यूक्लियर सबमरीन को इसलिए न्यूक्लियर सबमरीन बोलते हैं क्योंकि उसका जो पावर मिलता है न्यूक्लियर सबमरीन को, वो न्यूक्लियर से मिलता है। वही डीजल इलेक्ट्रिक, तो डीजल इलेक्ट्रिक कैन भी न्यूक्लियर, ट्राइडेंट कि आप उसमें ब्रह्मोस को ऐड कर सकते हो, सब चीज कर सकते हो। और न्यूक्लियर सबमरीन भी ऐड कर सकते हो। लेकिन जो पावर है वो न्यूक्लियर सबमरीन में न्यूक्लियर से मिल रहा है। तो क्या फायदा है न्यूक्लियर सबमरीन और डीजल इलेक्ट्रिक में? तो डीजल इलेक्ट्रिक से आपको एक पहली बात है, फ्यूल के लिए ऊपर आना पड़ेगा सरफेस पे। लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन में आप 20 साल, 20 ईयर्स तक आप बिना रिफ्यूलिंग करके आप रह सकते हो। एक तरह से बिना रिफ्यूलिंग कर सकते हो। और 30 40 दिन तक अगर आपको खाना अगर मिलते रहेगा ना अनलिमिटेड समय तक, तो अनलिमिटेड रह सकते हो बेसिकली, 20 नहीं, अनलिमिटेड।
कम से कम 10 साल तक रह सकते हो वाटर के अंदर, अगर अगर मिलते रहे खाना और एयर। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, आपको ऊपर आना पड़ता है हर 3 महीना के आसपास में, 60-70 डेज में। तो ये है फर्क। और दूसरा एक और फर्क है कि न्यूक्लियर सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, कि डीजल जब बर्न होता है ना, तो गैस प्रोड्यूस होता है। तो गैस को स्केप करना जरूरी होता है। तो स्केप कैसे करेगा गैस? तो इसको धीरे धीरे इसको रूट, उसको ऊपर आता है सबमरीन, फिर स्केप किया जाता है, पूरा गैस को छोड़ा जाता है, फिर नीचे जाता है। तो उससे एक चांसेस होता है कि आप पता लग सकता है कि सबमरीन कहाँ पे है, आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन ऐसा नहीं है। तो ये फर्क। तो ब्लू वाटर नेवी क्या होता है प्रवेश? इंडिया क्या ब्लू ब्लू वाटर वाटर नेवी है? क्या चीज? इंडिया क्या ब्लू वाटर नेवी है? हाँ बोल सकते हैं। लेकिन असली, हाँ बोल सकते हैं, लेकिन उतना बड़ा नहीं है जैसे यूएस जितना है। यूएस में कहीं भी कर सकते हैं, फ्रांस भी कहीं भी कर सकते हैं, इंडिया ऐसा नहीं है। तो दो हाँ मतलब टाइप का होता चाइना है। चाइना भी है। ग्रीन वाटर होता है, ब्राउन वाटर होता है, ब्लू वाटर। ब्लू वाटर मतलब कि दुनिया में कहीं भी अगर चाहे, अगर ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन कर सकते हैं। ब्राउन वाटर होता है कि आप रिवर के नियर या शोर के नियर, कोस्टल गार्ड जो करते हैं वो करते हैं। मतलब ग्रीन वाटर भी वैसी है, सामने में, नियर टू द शोर। तो और जो आपने औशिक बोला कि डीजल जो इंजन होता है उससे जो एमिशन होता है, तो बेसिकली हाईएस्ट जो एमिशन होता है वो CO2 का होता है। हम्म, अब ऐसे मरीन गैस टरबाइन सब में देखा कि डीजल, अब डीजल इंजन नहीं बोलेंगे कभी इसको भी। हम ऐसे इसको बोलते हैं डीजल इलेक्ट्रिक इंजन, क्योंकि डीजल से इलेक्ट्रिक मोटर चलता है, मोटर से फिर बाकी चलता है सब, तो इसलिए इलेक्ट्रिक इंजन बोलते हैं। और ये जो इंजन है ना, बनाना बहुत मुश्किल होता है। कंट्री अगर ये बना लेगा तो समझ जाओ कि डेवलप, एक तरह से डेवलप कंट्री। वर्ल्ड में बनाना है मुश्किल, कोई नहीं बना पाया, चाइनीज अभी तक नहीं बना पाया। तो सबसे प्रॉब्लम क्या है इस बनाने में, मैं सोचता था इसी। बता प्रवेश। और हम लोग यहाँ पर स्पेस क्राफ्ट भेज देते हैं, हम लोग इसरो, इतने सारे जो GS है, PS है, लेकिन एक एक जेट इंजन नहीं बना सकते। मुझे ऐसा क्यों? लगता है इसका कोई ऐसा एक कंपोनेंट होता होगा जो बेसिकली उन्हीं कंट्रीज के पास है। नहीं, कंपोनेंट तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी, कैसा क्या चीज़ है तो कर ही नहीं सकते वो हो ही नहीं नहीं औशिक पाता मुझे है। नहीं लगता, बता दूं। तो मुझे अब, मतलब समथिंग हाँ, को मतलब टेस्ट करने के लिए आपको ह्यूमन प्रेजेंस चाहिए लाइक अंडर वाटर, तो आई थिंक वो थोड़ा ये नहीं है, रिस्की हो दूसरा है। सकता है। ये वाला बताए, हम इंजन का बात कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ। ये इंजन है ना, मतलब इंजन बनाना मुश्किल होता है ना। इंडिया हमेशा देखिए, देखोगे कभी भी कोई कंट्री से डील करता है, फॉर एग्जांपल हाल फिलहाल यूएस से हुआ, तो G414 इंजन का डील हुआ फॉर द तेजस MK2 और बाकी सब के लिए। तो हमेशा इंजन हम लोग खरीदते हैं, अपने बना नहीं सकते। तो इंजन बनाना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, सबसे ज़्यादा मुश्किल है। छोटा छोटा विमान का इंजन बना सकते हैं, इसलिए हम बना भी रहे। तो वही बात है। तो औशिक मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसके तहत हम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है? नहीं ऐसा नहीं, वो तो न्यूक्लियर के होता है ना, इसके लिए नहीं बना सकते। तो इसका फिर जो क्या रीजन ब्लेड है होता है मतलब? ना, इसका जो हम्म। ब्लेड पूरा बना सकते हो, ये सब जो चीज दिया हुआ है ना सब बना सकते हो। लेकिन अंदर में जब कंबशन होता है फ्यूल का, बहुत माइक्रो कंबशन होता है, बहुत पार्टिकल बहुत पतला होता है। और जो ब्लेड होता है ना, इतना हाई RPM होता है। और ब्लेड और इसके बीच में जो बाकी जो स्ट्रक्चर है उसके बीच में डिफरेंसेस ना माइक्रो, बहुत सेंटीमीटर से भी छोटा इलाका में होता है। तो उतना प्रिसीजन टेक्नोलॉजी, उतना कटिंग एज आपको लाने के लिए ना पूरा इंडस्ट्री बैठना चाहिए। तभी आप उतना ब्लेड को साफ और कट कर सकते हो और बना सकते हो, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस होता है, स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस होता है। तो मटेरियल क्या यूज करते हैं इसके अंदर में, एलॉय कौन सा यूज करते हैं ये पता ही नहीं है। हम लोग बहुत सारे एलॉय मिक्स करके देख चुके हैं अभी तक में। तो डायमंड कट ब्लेड बोलते हैं इसको, एक तरह से। तो तो जो यानी यूज लैक करते ऑफ हैं, R&D है औशिक, हम कहें तो। हाँ, क्योंकि उसका एलॉय का नहीं पता मुझे, कितना हाई टेम्परेचर में कैसा रिएक्ट करेगा एलॉय वो नहीं पता, कितना कॉम्बिनेशन एलॉय का दुनिया भर में बहुत है। आप हर बार नहीं बना सकते। तो वो चीज़ नहीं है हम लोग के पास। आप पता भी चल सकेगा, अगर एलॉय पता भी चल गया आपके पास, तो आपके पास मशीन नहीं है बनाने के लिए, टेक्निकल स्किल नहीं है, इसी कारण नहीं होता है। तो ये चीटिंग नहीं हो सकता इसमें। तो फिर हम क्या बोल सकते हैं औशिक कि मतलब इन कंट्रीज का अपना पेटेंट भी होगा इसके ऊपर? हाँ पेटेंट है, लेकिन खुद से तो बना ही सकते। अगर बनाना ही होता पेटेंट, अगर इतना बहुत इम्पैक्ट होता, चाइना तो अपने खुद बना लेता ना इंजन।
तो आज भी नहीं बना पाया ना। वो तो हर चीज बना पा रहा है रिवर्स इंजीनियरिंग यूज करके, लेकिन ये आज नहीं, पर आज भी रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। अपने जो भी विमान है J-20 हो गया, या फिर बात भी सुनते हैं और भी याद नहीं आ रहा मुझे, 2-3 विमान और है। तो उसके लिए तभी इंजन बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा है, रशिया बना पा रहा है। तो दुनिया में सिर्फ 3-4 कंट्री है जो बनाता है। एक आपका रशिया हो गया, UK, फ्रांस एंड US, जेट इंजन। तो फ्रीगेट, तो ठीक है, मतलब ये मैं थोड़ा सा डिटेल में ले रहा हूँ कि इंटरेस्टिंग है, फिर आगे बढ़ जाएंगे क्या छोटा था। और जैसे ये प्रवेश बताओ कि फ्रीगेट, कॉर्वेट और डिस्ट्रॉय में क्या फर्क है, मानसी? नाम तो सुनती है ना हमेशा, कि फ्रीगेट हो गया, कॉर्वेट, डिस्ट्रॉयर या एयरक्राफ्ट कैरियर। कि सबमरीन तो पता ही है, सबमरीन की बात कर ली हम लोग। हम्म। फिर एम्फीबियस, अभी इसका डिस्ट्रॉयर्स। पूछा था ये क्वेश्चन, एम्फीबियस वॉरशिप 2019 में पूछा था यूपीएससी में, एक नाम था, इसका आंसर वही था। तो अगर ये पता होगा ना तो टिक कर सकते हैं कम से कम, और इंटरेस्टिंग भी है जानने के लिए। तो इंडिया में कोचीन हाँ वो शिपयार्ड लिमिटेड है, और मोजेंगो डॉक है, वो बनाता है हर एक चीज़। तो बता मानसी, फ्रीगेट हो गया मैं ये बोल रही थी, हाँ। मतलब स्टेल्थ ब्रिगेड्स हम टर्म यूज करते हैं, मतलब उनको डिटेक्ट करना आई थिंक इज डिफिकल्ट। मैं बता रहा हूँ कि क्या फ़र्क है। कॉर्वेट हो गया, फ्रीगेट हो गया, और डिस्ट्रॉयर में, बाकी तो आसान है जानना। ओके कि तो डिस्ट्रॉयर बेसिकली सबसे बड़ा होता है, सबसे ज़्यादा बड़ा होता है डिस्ट्रॉयर, नाम से ही, तो नाम से डिराइव करना, डिस्ट्रॉयर है। तो उसके पास हर कैपेबिलिटी होगा, ए टू सी टू लैंड होगा, सी टू एयर, सी अंडर वाटर, एंटी सबमरीन सब होगा उसके पास। तो उसके अंडर में जो रैंक है वो सेकेंड, 3 स्टार जनरल होंगे, खड़े रहते हैं। वो एक तरह से जो शिप जाता है, तो उसके आसपास में बाकी फ्रिगेट होता है, कॉर्वेट होता है, छोटा एयरक्राफ्ट भी होता है। तो डिस्ट्रॉयर बेसिकली कमांडर का व्हीकल होता है एक तरह देखा जाए तो डिस्ट्रॉय में हर चीज़ फैसिलिटी होता है। तो इंडिया में जो है 3 क्लास है, विशाखापट्टनम, दिल्ली, कोलकाता क्लास। तो हर एक का नाम पे दिया हुआ है, डिस्ट्रॉय बना हुआ है, तो 7 डिस्ट्रॉय इंडिया के पास है। फ्रीगेट और कॉर्वेट में बस फर्क है, कॉर्वेट छोटा होता है बहुत ज़्यादा, तो डिस्ट्रॉयर का स्पीड कम होता है, तो फ्रीगेट का ज़्यादा, कॉर्वेट का ज़्यादा होता है। तो आप छोटे, अगर आपको मिशन करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ से भेजा गया येमेन में कि लोगों को लाना है, बच्चे को लाना है, जो लोग फंस चुके हैं, रेफ्यूजी क्राइसिस हो रहा है, तो वहां से लोगों को लाना है, तो डिस्ट्रॉयर नहीं भेजते, फ्रीगेट या को हमेशा कॉर्वेट भेजते हैं। छोटा होता है, फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा है, आप उसके पास वेपन्स कम है, और स्पेसिफिक यूज के लिए, एंटी पायरेसी के लिए आप डिस्ट्रॉयर थोड़ी भेजोगे, आप फ्रीगेट को कॉर्वेट को भेजोगे। तो वैसे ही, और फ्रीगेट बीच का है दोनों एक तरह से। तो डिपेंड करता है कैसा है। तो इंडिया के पास स्टेल्थ तीनों है, तो एक अच्छा बात है। स्टेल्थ मतलब कि रडार में उसका जो इमेजिंग होगा वो कम आएगा। तो इंडिया नेवी इंडियनाइजेशन प्लान तो ये 2015 फिर 30। नेवल ऑपरेशंस होते हैं, मतलब अगर मतलब नेवल वॉर भी है तो बेसिकली तीनों का यूज करते हैं या डिस्ट्रॉयर का यूज करते हैं? डिपेंड करता है ना, अब हर जगह डिस्ट्रॉयर भेज दोगे वो तो एक तरह ब्रह्मास्त्र हो गया डिस्ट्रॉयर, अब नहीं, अगर सातों मान लो डिस्ट्रॉयर ना, को भेज दोगे इंडिया तो फिर इंडिया और चाइना की नेवल वॉर्स हो जाती है आपस में, तो हम डिस्ट्रॉयर को यूज करेंगे वो तो हमें पता है, लेकिन क्या हम फ्रिगेट और कॉर्वेट को भी यूज कर सकते हैं डिपेंड टू करता है ना डिस्ट्रॉय? कैसा, कैसा है, कैसा कहाँ पर है। एंटी पायरेसी अगर हो रहा है सोमालिया में लड़ने, तो आप कॉर्वेट को भेज देंगे क्योंकि मैं शिप तो उसका आपको छोटा वर्ड होता है। यूज कर दूंगा ना, वॉर। हाँ इंडिया चाइना में तो सबमरीन को यूज करेंगे, क्योंकि जो इंडिया का डॉक्ट्रिन है विद रिस्पेक्ट टू इंडियन ओशियन, वो सबमरीन बेस्ड है। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एयरक्राफ्ट और ये क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर की इंडिया को ज़्यादा जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि अंडमान है ही ऑलरेडी, अंडमान आइलैंड चोकिंग पॉइंट है ही बगल में आपका, अंडमान में आप लगा ही सकते हो, ओवरऑल एयरवेज तो बना ही सकते हो। लक्षद्वीप आपके हाथ में है, आपके पास फिर मालदीव्स में भी आपका बेस है, आपके पास तिब्बती में भी है, मदागास्कर में भी है, दारका दिएगो गार्सिया का में आपको हेल्प मिल सकता है, इंडोनेशिया में भी है आपका, थोड़ा सा थाईलैंड के तरफ में भी है। तो आपके पास ऑलरेडी है, तो एयरक्राफ्ट कैरियर कम चाहिए, लेकिन सबमरीन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंडिया अभी मैक्सिमम सबमरीन में इन्वेस्ट कर रहा है। इसलिए दुनिया भर में लड़ाई सबमरीन को हो रहा है अभी, अगर इसलिए ऑकस डील भी इसी कारण हुआ। अगर आप देखोगे कि सबमरीन सबमरीन टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबमरीन क्यों? क्योंकि अगर
वो एक तरह से हेल्प करता है कोई भी कंट्री को एक तरह से इनविजिबल बनने के लिए, कि आप डिटेक्ट नहीं कर सकते ना, कहीं भी हो सकता है। अंटार्कटिक में भी सबमरीन आज हो सकता है इंडिया का, या आर्टिक में भी हो सकता है। वहां से भी आप एंटी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यूज कर सकते हो। तो डर होता है कोई कंट्री का, तो इंडिया सबमरीन को यूज कर। और ये पॉलिसी भी है इंडिया का विद रिस्पेक्ट टू द कंटेनिंग ऑफ चाइना। तो इंडिया में ज़्यादा सबमरीन नहीं है, 11 ही सबमरीन है अभी, चाइना में बहुत है। तो आईओआर होता है इंडियन ओशन रीजन। सागर पॉलिसी हम हमेशा बात करते हैं, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। सबको सिक्योरिटी मिलेगा और ग्रोथ मिलेगा, लेकिन जो दबदबा रहेगा वो रीजन में वो इंडिया का रहेगा। तो बेसिकली इंडिया के सेंट्रिक वो रहेगा सिक्योरिटी। तो दो लोग नहीं रहते हमेशा। हम लोग बात करते हैं इंडियन ओशन रीजन में कभी बात होता है तो दो कंट्री वो है, एक है थाईलैंड, एक है पाकिस्तान। एक बार सर्च कर लेना इसको। पाकिस्तान तो पक्का नहीं है इसमें, लेकिन थाईलैंड के बस उसको। नेट मैरिटाइम सिक्योरिटी कीवर्ड, पीएलए नेवी, उन लोगों का नेवी हो गया, चाइनीज नेवी हो गया। तो इलीगल फिशिंग का हम लोग बात किए थे कि IUUU कुछ था एक। इंडिया इज गिवन ऑपरेशनल कॉर्वेट टू वियतनाम। तो इंडिया गिफ्ट भी कर सकता है, कॉर्वेट सस्ता होता है। आप MOU साइन कर सकते हैं, आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं दुनिया में कि हम गिफ्ट दे रहे हैं। आप डिस्ट्रॉय थोड़ी गिफ्ट दे रहे हैं। डिस्ट्रॉय मतलब इट इज गहना है वो एक तरह से नेवी का, अपार्ट फ्रॉम समर। तो इम्पोर्टेंट मॉरिशस, सेशल्स, श्रीलंका। तो ये मतलब बहुत डिटेल में आज लिए। तो हाँ, एक और एक लास्ट में रहते समुद्र सेतु। इट वॉज अ कोविड रिलीफ ऑपरेशन एंड रिपेट्रिंग इंडियन सिटीजन फ्रॉम द ओवरसीज। साइक्लोन जब आया था मुंबई में, इडाई आया था और मोजाम्बिक में, तब हेल्प हुआ था। तो इंडिया जो नेवी है उनको दिया गया फर्स्ट रिस्पॉन्डर। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर में भी कॉर्वेट भेजा जाता है और फ्रिगेट भेजा जाता है। और जब चाइना जब इन्वॉल्व होता है सी कुकुम्बर फार्मिंग, तो सी कुकुम्बर करुणा सर्च करना कि उनका IUCN क्या है। इट इज़ आई थिंक वर्नेबल स्पीसीज है, और उसके बारे में बताना एक बार। पूछता है सी कुकुम्बर। तो श्रीलंका में जब होता है या फिर फिशिंग, इलीगल फिशिंग होता है, तो उसमें भी हेल्प इंडिया ने करते हैं एंटी पायरेसी मेजर्स में, और बाकी सब मैरिटाइम अवेयर डोमेन अवेयरनेस। तो जो सी कुकुम्बर होता है, बेसिकली इसकी कई टाइप्स होती हैं। जैसा कि करुणा बता रही है कि एंडेंजर्ड होता है ब्राउन, और ब्लैक स्पॉटेड होता है लीस्ट कंसर्न। तो वल्नरेबल नहीं है, बेसिकली इसको हम एंडेंजर्ड ही मानेंगे, और मेनली ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है। ठीक है, तो क्या ये केल्प फॉरेस्ट का पार्ट है? हो सकता है। हाँ, बोल सकते हैं, क्योंकि कैल फॉरेस्ट भी ट्रॉपिकल में ही होते हैं ना। यस, ठीक है। अब ये लास्ट ले लेते हैं, फिर खत्म हो जाए, बहुत डिटेल में आज चर्चा कर ली ओवरऑल। तो ये लास्ट है कि ये विमान कौन सा है, राफेल है। तो ये कंपनी किसके अंडर में, दसॉल्ट। दसॉल्ट किसका कंपनी है, फ्रांस का है। वो एक और थी है मिराज 2000। तो दोनों दसॉल्ट कंपनी के। तो ये पता होना चाहिए। राफेल बेसिकली न्यू जनरेट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट है, 4.5। मिराज तो उससे पीछे फोर्थ फोर्थ जनरेशन। इंडिया के पास फिफ्थ जनरेशन है कि नहीं प्रवेश? प्रवेश है वो शायद। नहीं है, फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट नहीं है इंडिया के पास। सिर्फ चाइना के पास है, रशिया के पास है, और यूएस के पास है। यूएस के पास F-22 रैप्टर 35। चाइना के पास J-20 जो बोलता है ऐसा, लेकिन चेक नहीं हुआ अभी। और फिर रशिया के तो पास कौशिक, सुखोई 57। फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट की क्या मतलब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या पावर्स हैं? तो वो तो, और 4.5 में बस ये फर्क है ना कि 4.5 क्या करता है उसमें, जो देखो इसमें हेलमेट देखोगे ना, बहुत डिफरेंट है। हेलमेट जो होता है इंटरेक्शन होता है। ऐसे VR होता है ना, VR, वर्चुअल रियलिटी। तो एक तरह से एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे उसको, वर्चुअल रियलिटी ऐसा होता है हेलमेट इसका। आपका जो सेंसर है, जो भी यहाँ पर से एक फ्यूलिंग का हो गया, लंबा सा पाइप हो गया, ये सेंसर हो गया, दो सेंसर हो गया, नीचे में भी है। तो यहाँ पर तो इतने सारे सेंसर का यूनिटली एम्बेड होता है हेलमेट के अंदर में।
तो आप जिस तरफ मूव करोगे ना उस समय आप टारगेट कर सकते हो। और थोड़ा थोड़ा स्टेल्थ कैपेबिलिटी भी होता है, स्पीड होता है, डिपेंड करता है हर एक कंट्री के हिसाब से। तो 4.5 इसको बोलते हैं। 4 जब बोलते हैं जब नॉर्मली आप काम कर सकते हो, उसको 4 हो गया, 4.5 हो गया। फिफ्थ में हो गया स्टेल्थ पूरा रहता है कैपेबिलिटी। रडार का इमेजिंग कम होता है उसमें। रडार मतलब कि जो रडार में जो इमेज आता है ना वो थोड़ा कम आते हैं, क्योंकि इसमें जो मटेरियल यूज होता है वो कॉम्पोजिट मटेरियल यूज होता है, और एलॉय यूज किया जाता है विंग सिस्टम में। बहुत महंगा होता है वो। $200 मिलियन, ओके। $150 मिलियन का एक होता है। इंडिया के पास तो अभी उसका नहीं है। फायदा क्या है फिर? मतलब आपने बोला कि रडार में नहीं आता है, तो उसका क्या फायदा है? तो उसका क्या फायदा है कि जब पाकिस्तान अटैक करेगा इंडिया के पास, जब पुलवामा वापस 2.0 होगा तो आप बालाकोट कर सकते हो आराम से। ये फायदा है। और थोड़ा कम समय, मतलब उसको रिस्पॉन्स टाइम कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा उसको। और जब तक पता डिटेक्ट नहीं लगेगा हो तब तक पाएगा पहुंच ना? सकते। नहीं, हम्म। डिटेक्ट होता है। मतलब कैसे, मतलब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता डिटेक्ट नहीं हो सकता, मतलब होगा, लेकिन क्या होगा ना, उसका जो इमेज है ना छोटा 100%। है, ऐसा छोटा सा आएगा। लेकिन कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट लगेगा, एक ट्रेनर होगा, बर्ड लगेगा सिर्फ, कि पक्षी है वो। वैसा फील होगा या फिर ऐसा कुछ होगा कि वो ड्रोन है छोटा सा। वैसा इमेज में आएगा। मतलब उसका मीनिंग वही होता है, रेडार का इमेजिंग कम होता है, इसमें खत्म नहीं होता है। हम्म। इसमें वो है सम और क्वेश्चन पूछते हैं ना प्रीलिम्स में, सम और मे बी वाला, तो वो खत्म नहीं हो हम्म। सकता, वो कम होता है वो। सम या ऑल। हाँ। वैसे ही सब में होता है। जब हम अगर बात करें कि कॉर्वेट और डिस्ट्रॉयर सब में स्टेल्थ कैपेबिलिटी कम करता है, खत्म कभी नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियस बात है ना कि वो तो हो रहेगा। तो इंडिया भी बना रहा है, जैसे करुणा ने कहा, आमका जिसको बोलते हैं, इट इज फर्स्ट फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट। वो 2026-27 के आसपास में आएगा। वो HAL के द्वारा बनाया जाएगा। और अभी जो है MK2, तेजस MK1 MK2, तो MK2 अभी प्रोसीड हुआ है। उसमें GF414 इंजन लगेगा, जो US से लाया जा रहा है। और बाकी सब इंडिया का होगा, हर एक चीज़। तो मतलब बहुत डिटेल में डिफेंस का चर्चा की है, तो आई थिंक इट विल हेल्प यू। और ये एक है, मानसी एक बार लेना इसको। एक मिनट लोड होने दो, मेरी स्क्रीन पे लोड हो रहा है। ठीक है। ओके, हॉर्स सो ये ये समझती। Emperor's dream come to life, 13th century reservoir hopes to restore the lost glory। तो यहाँ पे हौज़े शम्सी earlier days में, मतलब वो आई हैव टू लुक इल्तुतमिश का एग्जैक्टली ही है है क्या। बेसिकली। इट इज़ ए प्रोजेक्ट ऑफ द मेहरौली में। सुल्तान इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन थे? तो मामलुक डायनेस्टी, जिसको स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, हम्म। कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश है। उनकी बेटी थी रज़िया सुल्ताना। और वो आई थी थोड़ा दिन के लिए, थोड़ा साल के लिए सिर्फ, फिर खत्म हो गया था। रुकुनुद्दीन आया था उसके बाद, फिर बाल बनाया था। फिर तो पता ही है आगे। तो इल्तुतमिश का ये ड्रीम है, हौजी शम्स। आगे बोल फिर। हाँ, तो ये बेसिकली वाटर रिजर्वॉयर था जो बनाया भी गया था 1211 AD टाइम पीरियड के दौरान। सो आज के टाइम में ऑब्वियसली बहुत डिलैपिडेटेड सिचुएशन में है। अब लाइक ग्रीन जो वाटर ब्लूम हम बोलते हैं, एल्कल ब्लूम, वो इस सिचुएशन में पिक्चर में भी दिख रहे हैं। हम्म। तो इसमें ASI का जो रोल है, मानसी, उसको हम लोग अच्छा कैसे कर सकते हैं, मतलब और स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं जो ASI का रोल फॉर द टास्क ऑफ मेंटेनिंग एंड रिपेयर में। सी एसआई का रोल मोर इट इज अबाउट रिस्टोरेशन, इसमें और स्ट्रेंथन करने का इसका मतलब बात नहीं मेरे को कर नहीं रहे, इन एग्जैक्टली। जनरल बात कर रहे कि इंडिया में होता है ना कि कोई कोई एक बिल्डिंग डिकैपिटेट हो जाता है, टूट जाता है, लेकिन ऐसा ASI कर नहीं पाता है रोल, तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका मैं पूछ रहा So firstly यहाँ पे like we can have exactly data, एक डेटा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट साइट्स या जो भी ऐसे इम्पोर्टेंट हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हमारे पास हैं, प्लस विद द डेटा वी कैन देन एक्चुअली प्रॉपरली मॉनिटर कर सकते हैं पीरियोडिकली। एंड अभी लाइक हम जब भी पूरा डिलैपिडेटेड सिचुएशन में हो जाते हैं उसके बाद वी गो फॉर रिस्टोरेशन, तो पीरियोडिक रिस्टोरेशन हम कर पाएंगे वंस वी हैव द प्रॉपर डेटा एक्सट्रापोलेटेड। उसके अलावा लाइक वी कैन टेक द हेल्प ऑफ अगेन टेक्नोलॉजी एंड ड्रोन्स टू एफिशिएंटली रिस्टोर द थिंग्स। मैं से बताता हूँ, ऐड करता हूँ कि क्या होता है कि इसमें जो स्किलिंग है ना वो कमी है। जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, तो स्कल्प्टर, कल्चरल जो साइंटिस्ट होते हैं, और डिजिटल जो फोरेंसिक, जैसे फॉर एग्जांपल एक पार्ट ऑफ द बिल्डिंग टूटा हुआ है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमेज प्रोसेसिंग की तरफ में एक पार्ट अगर बना हुआ है तो दूसरे पार्ट रेप्लिकेट कर सकते हैं।
उसके हिसाब से आप मशीन और उसको लेके आ सकते बना सकते हो। डेडिकेटेड कल्चरल साइंटिस्ट का कैडर होना चाहिए इनके अंडर में, और फंड अलॉटमेंट तो है ही, लेकिन उसका सुपरविजन भी एक सही तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता नहीं, कुछ बिल्डिंग को ज़्यादा दिया जाता है, बाकी सब बिल्डिंग को कम दिया जाता है इसमें। फॉर द बाकी प्रवेश, आप बोल। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बिल भी लेके आई थी लास्ट ईयर 2022 में, जिसके अंदर ये था कि जो एएसआई की अडॉप्ट योर जो, हेरिटेज कुछ था। हाँ, उसमें जितने भी हेरिटेज की साइट्स हैं उसके बेसिकली 500 या 1000 मीटर तक वो एरिया भी एएसआई को दिया गया है। दूसरा जो प्रोटेक्शन है, बेसिकली एएसआई के अंडर में जो भी मॉन्यूमेंट या फिर कल्चरल चीज आएगी उसके अंदर बेसिकली ज्यादा पावर दी गई है एएसआई को, जैसे क्वैसी जुडिशल की तरह वो काम करेगी, डायरेक्शन देगी पुलिस को और जितने भी मल्टीपल एजेंसीज हैं, ताकि वो उसका रिस्टोरेशन और उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। जितने भी वेरियस टाइप ऑफ इज्म्स इंडिया के अंदर होते हैं जिनसे लो एंड ऑर्डर और वायलेंस होता है, तो बेसिकली एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स और कल्चरल प्लेसेस को वो अफेक्ट ना करे, तो इसके लिए मोर टीथ दी गई है एएसआई को। ठीक है। और ये दिया हुआ था कि ये क्या हुआ है, कैसे बना है, तो मैं ब्रीफ बता देता हूँ कि औजी शमसी वह ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ द इल्तुतमिश, जो स्लेव डायनेस्टी के अंदर में आते हैं, और उन्होंने बनाया ये चीज़ फॉर द पब्लिक कॉन्सियसनेस ओवर द, कि वाटर और वाटर की ज़रूरत भी था, तो वहाँ पे उन्होंने बनाया। और देखा जाता है कि जो तालाब आज जो है वो 50% ऑफ द लेक इट इज़ इंक्रोस्ड, और इट इज़, तो इसको वापस से बनाना चाहिए और उसको वापस से रिस्टोर करना चाहिए। जैसे करुणा ने कहा कि फॉर द, अगर हम बढ़ाएंगे सेंसिटाइजेशन ऑफ द सिटीजन एंड लोकल कम्युनिटीज तो हेल्प हो सकता है। ट्रू है। सीएसआर फंडिंग में इसको ऐड कर सकते हैं। और जैसे we have the project also of lesser known freedom fighters or revolutionaries, so lesser known such heritage sites they can also be promoted, so that again जो funds की हमें deficiency face करने को मिल रही है, हम sustainable tourism promote करके that can be addressed. और इब्न बतूता, वो उसने बताया था हौजी शमसी के बारे में। तो इब्न बतूता है कौन, मानसी? इब्न बतूता एक फॉरेन ट्रैवलर थे। एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता हाँ, कौन सी मोरक्को, कंट्री से आए। मोरक्को से आए थे इब्न बतूता। तो वो इंडिया बाकी जगह घूमते थे, मतलब पूरा, अगर बोला जाए तो मेक्का से हो गया, वहां से सिल्क रूट हो गया, वहां से फिर पूरा इंडिया में आकर के फिर बाकी जगह में चाइना वाइना कुछ गए थे। और 13 सेंचुरी, 12 नहीं, 14 सेंचुरी में आए हाँ, थे इंडिया में। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आए थे। इनकी किताब का नाम है रेहला। फेमस ट्रैवल, बस। और रेहला के अंदर क्या आता है, रेहला के अंदर मेनली इन्होंने दिखाया है इंडिया का एनरिच्ड वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फोना। और भी बताएं इंडिया के बारे में, जो कल्चर ट्रेडिशन कैसा हाँ, जो है, सोसाइटी है कम्युनिटी। वो बताया। हम्म। इंडिया में ऐसा बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि ये पहले करते हैं, करूँ ना, ये लेना। देयर इज नो सच थिंग एज अ वोट दैट डजेंट मैटर, इट ऑल्स मैटर्स। ये मानसी, उसके बाद मानसी, आप कंटिन्यू करो। ठीक है, यहाँ पे it is an important saying from Barack Obama, the former president of USA. So he says there's no such thing as a vote that does not matter. It all matters. मतलब everything ऐसा, मतलब अगर कोई छोटी सी भी चीज है so उसका खुद अपना important significance है। So he is basically trying to say कि हर चीज मैटर करती है। तो और ज्यादा मैं इसको डिसाइफर नहीं कर पा रही हूँ कि ये एग्जैक्टली मैं और क्या बोलूंगा बोल सकते। कि कोई लोग को लगता है कि भाई मैं वोट दूंगा नहीं दूंगा क्या फर्क पड़ता है, बाकी लोग दे रहे हैं ना। तो ये वोटर अवेयरनेस के बात किया जा रहा है कि आप अगर वोट नोटा में भी दे रहे हैं तो आकर दीजिए, इट मैटर्स। उसे एक पब्लिक सेंटिमेंट जाता है कि कैसा लोग जो खड़े हो रहे हैं लोकल कैंडिडेट वो कैसे है, वो प्रो पीपल है कि एंटी पीपल है, उनका पॉलिसीज कैसा है। तो अल्टीमेटली वोट
मैटर्स, और फिर आपका जो वही है कि एक इंटरप्रिटेशन की छोटा छोटा चीज़ भी आदमी को करना चाहिए, वो मैटर करता है। तो वो सिंपल, वो ऐसा वोट ही क्यों नहीं हो, क्यों ना हो, वही बात है। प्रवेश, यू कैन ऐड रेस्ट। हाँ मतलब इसमें हम बात कर सकते हैं कि हर किसी की वोट की अहमियत है। अगर हम यूएस यस। की बात करें तो वहाँ पर ब्लैक्स की, यहाँ पर बात करें तो दलित की, हर किसी की वैल्यू है, हर किसी की वोट की। तो उसको पुश करना चाहिए ताकि वो अपना वोट दे और सरकार के गठन में, जो बेसिकली डेमोक्रेसी है, उसकी फंक्शनिंग में अपनी अहम भूमिका निभाए। और यही हाँ मोटो सो पर, यही मोटो इलेक्शन कमीशन एक एग्जाम्पल भी है कि एक हिल एरिया है जहाँ पर एक महिला के लिए इलेक्शन कमीशन के लोग जाते हैं, बहुत दूर तक चढ़ाई करते हैं, उनसे वोट लेके वापस आते हैं। लेकिन वो याद नहीं आ रहा है, वही बात करुणा सर्च करना है। ये स्टोरी है ऐसा इंडिया में, कि वो वोट देती है और वो वापस आते हैं उन लोग पहाड़ से चढ़ के वापस। तो एक वोट भी मैटर इवन करता है इलेक्शन के समय। नाले एडब्ल्यू अफेक्टेड एरियाज में भी मतलब वहां पे भी ट्रू। इतने सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते हैं, उसके बाद भी इंश्योर ये किया जाता है कि सक्सेसफुल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, सब लोग वोट आए, मतलब आए और वोट डालें। सो एक मतलब इंडिया में एटीट्यूड ये भी है कहीं ना कहीं कि आपको अगर हॉलीडे प्रोवाइड की जा रही है, सपोज हम्म। कोई पोलिंग डे है, तो आप उसको लाइक एज अ रिलैक्सेशन डे देखते हो, तो आप वो मतलब इम्पोर्टेंट समझना इम्पोर्टेंट है कि आप एक वोट की कितनी कीमत हो सकती है। यस। यस। प्रवेश, और ये कार्टून क्या मुझे एक मतलब है? स्टेप और बताना है। आप नहीं, बोलो। मुझे एक Yes। स्टेप और बताना है उसमें, इलेक्शन वाले में, कि अभी हम देखते हैं कि जो इलेक्शंस होते हैं उनमें बेसिकली पार्टी जीतती तो है, क्योंकि हमारे मेजोरिटेरियन एफटीपीटी सिस्टम है। लेकिन जो शेयर ऑफ वोट होता है वो अराउंड 40, 45, 54 इतना ही रहता है। तो इसको बढ़ाने के लिए जो हमारे पीडब्ल्यूडी सेक्शन है, बेसिकली अगर हम ऊपर की बात करें तो पीडब्ल्यूडी सेक्शंस के लिए एसेंशियल व्हीकल्स हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंश्योर करना चाहिए। और डिजिटल माध्यम से भी बेसिकली उनके वोट्स को अकाउंट में लेना चाहिए, जो नहीं आ सकते सेंटर्स तक। अम, और जो हॉस्पिटल्स में रहते हैं, जेल्स के अंदर रहते हैं, उनका भी बेसिकली होता है, लेकिन उसको थोड़े बड़े लेवल पे करना चाहिए। ठीक। वेलफेयरिज्म एंड इट्स लिमिट, ये बात दिखाता है कि लोग को वेलफेयरिज्म पसंद है, लेकिन उसके अलावा भी हर चीज़ें पसंद है। फॉर एग्जाम्पल कल्चर स्फीयर में, फिर आप कैसा करप्शन में आपका क्या स्टैंड है, आपका नेशनल इशू पर क्या स्टैंड है, आपका जो रिलीजन में क्या स्टैंड है। तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो वेलफेयरिज्म एक पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल टूरिज्म से देखना चाहिए इसको। सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्रीबीज दे के आप नहीं जी सकते, वो बोलना चाह रहे हैं। तो और भी इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। What? ये लेता अच्छा रहता। इलेक्शन कमीशन सस्पेंड तेलंगाना डीजीपी कॉन्ग्रेचुलेटिंग कांग्रेस चीफ। तो ये इशू ये है कि डीजीपी अंजनी कुमार जी, जब इलेक्शन का रिजल्ट आया भी नहीं, आधा में जब गन्ना चल भी रहा था, तो 11-12 बजे जा करके मिल करके उसको बुके दे दिए। डीजीपी, सिटिंग डीजीपी कांग्रेस के जो चीफ है रेवंत रेड्डी, उनको, और उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे थे। तब एमसीसी के कोर्ट के हिसाब से जब वोटिंग कंप्लीट होता है तभी जा करके आप बुके दे सकते हो, बुके दे सकते हो, इसमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन आप वोटिंग कंप्लीट होता हो ना, आप जाओगे, लेकिन पहले हिसाब चलेगा। तो आई थिंक इट इट इज अ ब्रीच ऑफ द जो कोड ऑफ कंडक्ट, और इसी कारण उन्होंने सस्पेंड कर दिया डीजीपी को। तो दिस शोकेसेस कि मोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट कैसे इन्फोर्स किया जाता है। प्रवेश। हाँ सही बात है। वही बता। इंडिया एग्रीज टू पुल आउट सोल्जर्स फ्रॉम द मालदीव से डिस्कस किए थे। फेज आउट ऑफ द कोल, इंडिया रिफ्रेंस फ्रॉम इंडोर्सिंग, क्योंकि इंडिया फेज डाउन का बात करता है। रिमेम्बरिंग द फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, डिस्कस। डैश डिस्ट्रिक्ट ऑन रेड अलर्ट, तो ग्रीन रेड येलो सब आईएमडी करता है। वो बताते हैं कि आप रेड अलर्ट मतलब कि आप सतर्क रहिए और अपना आपको इवैक्यूएट करिए, रिहैबिलिटेट करिए। उसके बाद होता है साइक्लोन मिचोंग, ये आएगा आंध्र प्रदेश कोस्ट। नहीं, उसे रेड अलर्ट में तो बेसिकली लोगों को नहीं बोलते ना, रेड अलर्ट में तो एडमिनिस्ट्रेशन काम हाँ, करता है। उसी की बात है कि आप सतर्क रहिए, लोग को बोलते हैं कि आप रेडी रहे निकलने के लिए, हटने वहां से ना, इवैक्यूएशन के लिए रेडी रहे। ग्रीन ग्रीन येलो होता है, येलो मतलब कि आप थोड़ा सतर्क रहिए, ऐसे होता है। तो हाँ, और ऑरेंज होता है जिसमें बोला जाता है कि आप ऑरेंज में। के लिए तैयार रहें। रेड में तो कर लिया जाता है इनको इवैक्यूएट। यस।
तो ये ग्रैंड मास्टर का मानसी पूछ रही थी, तो टर्म ग्रैंड मास्टर इज अबाउट सेंचुरी ओल्ड, डिस्क्राइब करता है हु इज बेटर देन जस्ट अ मास्टर। तो 27 टाइटल वे अवॉर्डेड इन 1950। मिथाइल बोटविनिक यूएसएसआर के थे, और यूएसएसआर यूएस का बहुत ज़्यादा रहा है हमेशा राइवलरी इन द चेस्ट। अभी टॉप 4 कंट्रीज यूएसएसआर यूएस अभी टॉप 4 कंट्री रशिया, यूएस, चाइना और इंडिया, जो सेम है जैसे जीडीपी की बात होता है या फिर पावर सेक्टर की बात होता है ग्लोबल वर्ल्ड में। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन है, पता नहीं, देखना। और फीडे एक तरह से वर्ल्ड वाइड एजेंसी, ऐसे ओलंपिक एसोसिएशन होता है वैसे फीडे है चेस के लिए स्विट्जरलैंड में, जो गवर्न करता है इंटरनेशनल गेम और रूल्स एंड कंडक्ट उसको गवर्न करता है। तो 2500 के ऊपर में ग्रैंड मास्टर मिलता है, और आपको 3 हराना पड़ता है ग्रैंड मास्टर को, तभी मिलता है। ऑल इंडिया जुडिशरी वी टॉक्ड अबाउट दिस वन, कि क्यों होना चाहिए, एससी ने क्या क्या इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया। क्योंकि मैंने डिस्कस किया था कि यूपीएससी करेगा तो एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस होगा, लोकल कस्टम होता है, कल्चर होता है, उसको ये प्रिजर्व रखना है, उसके बारे में बात करना है, प्लस और सब एरियाज है। फॉर एग्जांपल जो ट्रेनिंग ऑफ द जजेस है, उनका एक रिकमेंडेशन अच्छा दिया हुआ था कि आप एग्जाम कंडक्ट करें यूपीएससी, लेकिन उनका इंटरव्यू ले हाई कोर्ट का जज और फिर बाकी सब, तो ऐसा एक तरीका कर सकते हैं। और फिर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का भी रोल हो सकता है फॉर द अपॉइंटमेंट। तो इसमें उसी का हम स्पेसिफिक, ये चीजें तो हम बात कर चुके हैं, स्पेसिफिक हम ले लेते हैं कि जैसे बोल रहा है कि करंट सिलेक्शन सिस्टम क्या है। आर्टिकल 233 और 234 डील करता है डिस्ट्रिक्ट जजेस के अपॉइंटमेंट, पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का रोल होता है, हाई कोर्ट का होता है। और फिर हम बात करते हैं जुडिशियल एग्जाम की, जो लोअर जुडिशरी के लिए भी होता है, हायर जुडिशरी के लिए भी इनडायरेक्ट डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होती है। और दो फेमस जजमेंट्स की बात कर लेते हैं। 1992, ये आई थिंक सेकंड जज केस है, फर्स्ट जज केस है, जिसमें ये बोला गया था कि जो सेंटर है उसके पास लिबर्टी है किस तरीके से वो इस इशू को डील करते हैं। और 2017 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सुओ मोटो, सुओ मोटो का मतलब ये होता है कि अपने आप किसी मैटर को उठा लेना, तो सुओ मोटो के तहत इस मैटर को अपने पास लिया था, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। और सेंट्रल सिलेक्शन मैकेनिज्म की बात सुप्रीम कोर्ट ने की थी 2017 के अंदर। और अगर आप बात देखें कि 2 years later, the creation of All India Judicial Service selection process, judicial officers at all levels, included in the agenda of the Chief Justice Conference. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस। तो ये भी एक तरीके से ठीक। मोरल सुएशन करती है लीगल रिफॉर्म्स का। FPI, foreign portfolio investment, it is not talking about the equity, it is only talking about the earning, और इन्वेस्ट करते स्टॉक मार्केट में मोस्टली। राइजिंग स्टार है, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा, उनका हाईएस्ट अभी 88 के आसपास मीटर जैवलिन थ्रो में।